नमस्कार। इतिहास को समझना ना कभी कभी एक जासूसी के काम जैसा लगता है। पुराने सबूत, छिपे हुए सुराग, और कई बार तो जो सामने दिखता है वो सच होता ही नहीं है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहासकार हजारों साल पुराने बदलावों की इस पहेली को आखिर सुलझाते कैसे हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक पहेली से करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये भारतीय उपमहाद्वीप के दो नक्शे हैं। अब कमाल की बात यह है कि जगह तो एक ही है, लेकिन जरा गौर से देखिए, ये एक दूसरे से कितने ज्यादा अलग दिखते हैं। अच्छा, इन्हें देखकर मन में पहला सवाल क्या आता है? यही ना कि इनमें से कौन सा नक्शा सही है और कौन सा गलत। लेकिन जरा रुकिए, क्या हो अगर ये सवाल पूछने का तरीका ही सही ना हो। इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा। हमें झांकना होगा उन लोगों की दुनिया में जिन्होंने ये नक्शे बनाए थे। तो जो पहला नक्शा है वो बनाया था 12वीं सदी के एक अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने। और इसमें देखिए, दक्षिण भारत वहां है जहां हम उत्तर भारत को देखने की उम्मीद करते हैं, और श्रीलंका वो तो एक बड़े से द्वीप की तरह सबसे ऊपर है। सब कुछ जैसे उल्टा पुल्टा सा लगता है ना? और फिर करीब 600 साल बाद बनाया गया ये दूसरा नक्शा। हाँ, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, आज के नक्शों जैसा। तो देखिए, बात सही या गलत की है ही नहीं। असली बात यह है कि इन 600 सालों के फासले में नक्शे बनाने का जो पूरा विज्ञान था, जिसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं, वही पूरी तरह से बदल चुका था। नक्शे क्यों बनाए जा रहे थे, बनाने वालों के पास जानकारी क्या थी, सब कुछ बदल गया था। और पता है, ये जो बदलने वाली बात है ना, ये सिर्फ तस्वीरों या नक्शों पर लागू नहीं होती। वक्त के साथ साथ शब्दों के मतलब भी ऐसे बदलते हैं कि कभी कभी तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक उदाहरण लेते हैं, हिंदुस्तान शब्द का। आज जब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो हमारा मतलब पूरे भारत देश से होता है ना? लेकिन अगर हम 13वीं सदी में वापस जाएं तो उस वक्त इसका मतलब था सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका। दक्षिण भारत तो इसमें शामिल ही नहीं था। मतलब ये हुआ कि उस जमाने में हिंदुस्तान शब्द का वो पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग था ही नहीं जो आज है। इसका मतलब इस बात पर निर्भर करता था कि इस शब्द का इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस समय में कर रहा है। एक और बड़ा मजेदार उदाहरण है विदेशी शब्द का। आज हमारे लिए विदेशी कौन है? कोई जो दूसरे देश से आया हो, सिंपल। लेकिन उस दौर में तब विदेशी का मतलब था कोई भी ऐसा अजनबी जो उस गांव या समाज का हिस्सा नहीं है। मतलब शहर में रहने वाले के लिए जंगल में रहने वाला भी विदेशी हो सकता था। तो अब सवाल ही उठता है कि भाई, अगर नक्शे भी बदल जाते हैं और शब्दों के मतलब भी, तो फिर एक इतिहासकार अतीत को समझे तो समझे कैसे? आखिर भरोसा किस चीज पर किया जाए? इसका जवाब मिलता है मूल दस्तावेजों में, प्राइमरी सोर्सेज में, जैसे कि हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहां भी एक बहुत बड़ी चुनौती इंतजार कर रही होती है। और इस चुनौती को समझने का एक बहुत आसान तरीका है। जरा याद कीजिए, स्कूल में कभी दोस्त का होमवर्क कॉपी किया है? बस समझ लीजिए कि पांडुलिपियों की नकल करना काफी कुछ वैसा ही था। देखिए, उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो होते नहीं थे, तो जो लिपिक होते थे वो हाथ से ही इन ग्रंथों की नकल तैयार करते थे। अब जाहिर सी बात है, हाथ से लिखते लिखते गलतियां तो होंगी ही। किसी की लिखावट समझ नहीं आई तो अंदाजा लगा लिया, कहीं कोई शब्द बदल दिया, कोई वाक्य अपनी तरफ से जोड़ दिया, और ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा। और हर नई कॉपी के साथ जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो थोड़ा और थोड़ा बदलता चला गया। इसीलिए आज के इतिहासकारों को सचमुच एक डिटेक्टिव की तरह काम करना पड़ता है। उन्हें एक ही किताब की कई अलग अलग बदली हुई कॉपियों को साथ रखकर पढ़ना पड़ता है, ताकि वो ये अंदाजा लगा सकें कि भाई असल में लेखक ने क्या लिखा होगा। तो इन सब चुनौतियों को दिमाग में रखते हुए चलिए अब जरा उस दौर पर नजर डालते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। सन 700 से 1750 के बीच के ये जो 1000 साल थे, इनमें भारतीय उपमहाद्वीप में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए कि उन्हें समझना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। इस दौरान कई नई टेक्नोलॉजीज आईं, जैसे सिंचाई के लिए ये रहट, जिसे पर्शियन व्हील भी कहते हैं। अब जरा सोचिए, सिर्फ इस एक आविष्कार ने खेती करने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया होगा। यही वो दौर था जब हमारे खाने पीने में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसी चीजें आईं। टेक्नोलॉजी में भी बदलाव हुए, जैसे कि लड़ाइयों में पहली बार बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल शुरू हुआ। और जो लोग बाहर से इस उपमहाद्वीप में आए, वो अपने साथ सिर्फ सामान लेकर नहीं आए, वो अपने साथ लाए नए नए आइडियाज और एक नई सोच। कुल मिलाकर ये सामाजिक और राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा हलचल वाला समय था।
इसी दौरान राजपूत जैसे नए और शक्तिशाली समूह सामने आए और पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने लगे। तो सवाल फिर वही है, इतने सारे बदलावों की इस विशाल और उलझी हुई कहानी को इतिहासकार आखिर ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, इसे समझते कैसे हैं? इसका एक तरीका है पीरियोडाइजेशन, मतलब इतिहास को अलग अलग दौर या पीरियड्स में बांट देना। लेकिन मजे की बात यह है कि इतिहास को बांटने का ये तरीका भी समय के साथ बदला है, और ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को बहुत सीधे सीधे हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में बांट दिया, मतलब सिर्फ इस आधार पर कि शासक का धर्म क्या था। लेकिन आज के इतिहासकार इस नजरिए को बहुत संकरा मानते हैं। अब किसी भी दौर को समझने के लिए उसके सामाजिक और आर्थिक बदलावों पर ध्यान दिया जाता है। और यही बात हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझाती है कि जिसे अक्सर मध्यकाल या मिडीवल पीरियड कह दिया जाता है, वो कोई रुका हुआ या अंधेरा दौर नहीं था, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो बहुत बड़े बड़े बदलावों और विकास का एक डायनामिक दौर था। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इतिहास पढ़ना सिर्फ तारीखें और लड़ाइयाँ याद करना नहीं है। ये इस बात को समझना है कि अतीत भी एक कहानी की तरह है, जिसे हम उन सुरागों की मदद से लगातार समझने की कोशिश करते हैं, जिनका खुद का भी एक लंबा इतिहास रहा है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज हम अपने पीछे क्या सबूत और क्या सुराग छोड़ रहे हैं, और आज से 500 साल बाद के इतिहासकार हमारे इस दौर को देखकर क्या समझेंगे।